नमस्कार आप सभी लोगों को। और इस आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी लोग क्लास का आनंद लें और जो भी सवाल हो उन सवालों को आराम से निसंकोच रखा करें और अपने साउंड को म्यूट कर लें। सभी लोग, ठीक है? तो आपका सवाल आपका सवाल था कि जो है ओज के बारे में। मैंने बताया आपको ओज को ही हम बल भी कहते हैं और बल के अधीन इम्यूनिटी होती है। अक्सर लोग जो कोरिलेशन करते हैं इसमें, वो कहते हैं कि ओज ही बल है, मतलब इम्यूनिटी इज ओज। इम्यूनिटी एक छोटा चीज है, ठीक है? जी सर। ओज एक बड़ा। मना करिए, आवाज आ रही है, मना करिए, म्यूट करिए। दिव्या म्यूट कर ले माइक। तो इसलिए ओज के अधीन में ओज बल के मतलब आपका प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलुच्यते सच अवोजम। अगर प्राकृत कफ है तो आपके शारीरिक बल की वृद्धि करती है। देखिए आपका जब बचपना होता है तो बहुत बढ़िया बल रहता है और इम्यूनिटी बहुत तगड़ी आपकी अच्छी रहती है। हाँ जी सर। ठीक जी है। सर। तो अगर आपका जो जो उम्र बढ़ती है उतनी ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है और चेहरा जितना गोला स्मार्ट आपका पहले बचपना में होता है उतना स्मार्ट आपका उम्र बढ़ने के साथ घटने लगता है। तो अगर आप जो रोगी पेशेंट आएगा तो रोगी पेशेंट को भी आप देख करके जो चेहरा चमकता हुआ आता है, पहले आएगा दुखी आपके सामने आएगा। आखिरकार इसका उपयोगिता क्या है? ठीक है, तो उपयोगिता आपका यही होता है कि जब हम पेशेंट को देखते हैं, उस पेशेंट को पहले आया एकदम रोना धोना सा उसका मरा सा चेहरा मिला, ठीक है। बाद में आपने औषधियां खिलाया और चमकता हुआ चेहरा निकल के आपको आया आपके पास 1 महीने बाद। आप चेहरा देख करके ही अनुमान लगाते हैं कि आपकी भाई पहले से आप स्वस्थ हैं। पहला सवाल आपका होता है भाई आप स्वस्थ हैं? पेशेंट कहेगा हाँ साहब पहले से आपका काफी स्वस्थ है, ठीक है। जो आपकी ये सिद्ध करती है कि आपकी औषधियां लाभकारी हुई। यदि उसका चेहरा उसी तरह से मुरझाया हुआ है तो आपको फिर कहना मतलब आपको फिर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं हमारी चिकित्सा व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें अपना चिकित्सा अपना हमें बदलना पड़ता है कि चिकित्सा व्यवस्था हमें बदलना पड़े। आखिरकार इन पढ़ाइयों की उपयोगिता क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में कि इन पढ़ाइयों की उपयोगिता होना चाहिए और सारा पढ़ाई का जो उपयोगिता हमारा है वो एक ही बिंदु पे केंद्रित है कि हम रोगी आदमी को स्वस्थ कैसे करें और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखें। ऐसी परिस्थिति में हमारा ओज का एक बहुत महत्वपूर्ण, आपका सवाल था ओज पे ही, ओज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमें रोग को पहचानने में और रोग को ठीक करने में। जितना अच्छा आज पूरा दुनिया में क्या हो रही है भाई, इम्यूनिटी ठीक करिए कोरोना ठीक हो जाएगा। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत हमारे अन्य विधा में कोई भी औषधियां नहीं है, परंतु हमारे यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रसायन देखिए वो बढ़ाएगी तगड़ा आपका। चाहे भूत विद्या में भी आपका मनोबल बढ़ाया गया, आपका 7वां बजे चिकित्सा हुआ, चाहे द्वैवस्त्र किया गया, होम किया गया, मंत्र किया गया, ठीक है, मणि पहना गया। दीज ऑल आर इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी, सो यू आर सिक्योर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल आर डिजीजेस। सो जब बचे रहोगे तभी आपकी ओज स्ट्रांग रहेगी और ओज स्ट्रांग रहने के कारण में ही आप रोगों से मुक्त रहोगे। अभी हमारा कल का लेक्चर का जो पार्ट था मज्जा वाला धातु का, 3 पार्ट हमारा बचा हुआ था, ठीक है। पूरा ऊपर का आपका हो गया था मज्जा के हमारे 6 के लक्षण, ठीक, कि मज्जा जब 6 होगी। देखो कभी भी रोग होने के लिए हमारा कहा गया है चाहे दोष क्षय हो, चाहे धातु क्षय हो, चाहे मल क्षय हो, चाहे दोष वृद्धि हो, चाहे धातु वृद्धि हो, चाहे मल वृद्धि हो, इनके कारण ही हमारे जो वैषम्य अवस्था आता है और रोग उत्पन्न करता है। उसी कड़ी में आपके मज्जा क्षय के आप अगर लक्षण पता होगा कि मज्जा क्षय के लक्षण ये है, जैसे आप जाते हो डेड बॉडी पे डिसेक्शन करते हो या आप नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हो कि भाई हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू
14 से 17 है, ठीक है। तो अगर 14 से 17 नॉर्मल मालूम रहेगा तभी कम होगा 6 हुआ, ज्यादा हुआ वृद्धि हुआ, तभी तभी तो आप कहते हो कि भाई कम हो गया तो ये रोग है, ज्यादा हो गया तो रोग है। यही 6 वृद्धि से हम धातुओं के बारे में पता करते हैं। तो जो आपका मज्जा क्षय का लक्षण है, उस मज्जा क्षय में आप देखेंगे कि आचार्य चरक हमारे कृंते शीर्षी अध्याय 17 में मज्जा क्षय के लक्षण बताए हुए हैं। तो मज्जा क्षय में उन्होंने बताया कि सीरियंते इव चा अस्थिनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततम बात रोगीण छिड़े मज्जानि देहिनाम। अर्थात कि मज्जा क्षय होने पर जो आपकी हड्डियां हैं कट कट कर गिरने जैसा लगने लगता है कि अगर मज्जा क्षय होगा बॉडी के तो आपके सामने कंप्लेन लेके आएगा आदमी कि भाई हमारा लगता है कि ये पैरवा कट के गिर जा रहा है साहब। अक्सर पेशेंट भी लेके कंप्लेन आते रहते हैं कि हमारा लगता है कि हड्डी जो है कट के गिर जा रही है, ऐसा महसूस होता है। हड्डियों में दुर्बलता रहेगी तो उनका हड्डियों के जो आपके जॉइंट की प्रॉब्लम्स मिलती रहती है उसका आपका देते रहते हैं कि आपकी भाई हड्डियां दुर्बल हो गई हैं और हल्की। जैसा कि कल एक छात्र ने किसी ने पूछा भी सवाल था कि सर ये जब धातु हमारी, तो किसी का सवाल था इसी से कि ओ वायु का स्थान है तो हल्की हो जाएगी। किसी का सवाल कल सवाल था किसी का कि जब वायु वृद्धि होगी आपका उसमें अस्थि और मज्जा में तो हल्की होगी, तो उसमें इसमें 6 में यही लक्षण आपका जो आपका सवाल था वही सेम था। मैंने कहा नहीं कि हाँ हल्की होती है, इसमें दुर्बल और हल्की हड्डियां जो हैं इसमें दुर्बल और हल्की होने लगती हैं, ठीक है। और अगर मज्जा क्षय का रोगी है तो सबसे बड़ी बात है कि प्रततम बात रोगिणम, ये सदैव बात रोग से पीड़ित रहने वाला व्यक्ति होगा। ये प्रथम बात रोगिणम, ये सवाल आया था हमें लगता है एनआईए जयपुर के पीजी एग्जाम में 2000 में या 2001 में आया था कि प्रथम बात रोगिणा किसका लक्षण है, किसका लक्षण है। तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं ना कि मज्जा वृद्धि का, मज्जा क्षय का, अस्थि वृद्धि का, अस्थि क्षय का। ये बात रोगिण वाला कि ये श्लोक दे करके उन्होंने पूछा था कि जो लगातार सदैव बात रोग से पीड़ित किसके क्षय या वृद्धि में लक्षण है। उसका आंसर उसमें था यही कि मज्जा क्षय के लक्षण में आपके बात रोगी से पीड़ित रहेगा जो मज्जा क्षय का। चूंकि मज्जा में आप देख रहे हो कि जो मज्जा बनता है आपका, मैंने कल मैकेनिज्म बताया था कि मेद धातु पे अस्थ्याग्नि की क्रिया से वायु की उपस्थिति में, वायु वहां पोरस फॉर्म बनाया, मतलब वायु की उपस्थिति वहीं शुरू हो गई, पोरस फॉर्म बनाया और फिर मज्जा धातु पे मज्जाग्नि, अस्थि धातु पे मज्जाग्नि की क्रिया से वायु की उपस्थिति में फिर वहां पे पूरा पोरस फॉर्म में जब मेद भरा गया, जो मेद 2 तरह का हुआ, एक सरक्त मेद हुआ और एक पीत मेद हुआ, ठीक है। तो पीत मेद दोनों का हुआ, मतलब वायु की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अस्थि और मज्जा बनाने में हो रही है। तो अगर अस्थि मज्जा में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है और अगर उसकी क्षय हो जाए, अगर उसकी क्षय हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वायु के कारण ही सब काम हो रहा है वहां पे, और क्षय हो गई तो अब क्षय होने से बात का रोगी, बात का क्षय हुआ और बात के क्षय होने से हर वक्त वहां रोग आपको पैदा करते रहेगा बात का, ठीक है। ये आपके चरक ने बताया कि ये लक्षण मज्जा क्षय में होता है कि भैया हड्डियां कट के गिरने जैसा रहेंगी, हड्डी बहुत दुर्बल रहेगी और हल्की में हो जाएगी और बात रोगी से सदैव व्यक्ति पीड़ित रहेगा। ये लक्षण आपके हुए जो चरक ने बताया। सुश्रुत ने थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज किया, उन्होंने कहा कि मज्जा क्षय अल्प सुकृता पर्व भेदो अस्थि निस्तेदो अस्थिसु शून्यता। सुश्रुत ने थोड़ा सा इसमें इन्होंने हल्का बदला और कहा कि चूंकि अगला धातु हमारा शुक्र धातु, सूक्ष्म धातु से शुक्र धातु बनता है हमारा, ये आप लोगों के लिए याद करने का भी तरीका है कि अगली सूक्ष्म धातु से शुक्र धातु बनती है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जब मज्जा क्षय होगा तो शुक्र धातु की अल्पता हो जाएगी, कमी आ जाएगी हमारी। मज्जा नहीं बनेगा भाई, मज्जा क्षय होगा, स्वाभाविक है कि शुक्र भी कम हो जाएगा। हाँ, जो एक धातु क्षय होगी तो अगला धातु कम होता जाएगा। और जोड़ों में भेदन सी पीड़ा, भेदन मतलब क्रैम की तरह पेन होना शुरू हो जाएगा, और हड्डियों में पीड़ा, मतलब इसमें अगर मज्जा क्षय हुआ तो हड्डी में पीड़ा भी होती है और हड्डियों में हल्कापन, लघुता जो ऊपर कहा ही गया था। ये सुश्रुत में इसमें देखिए कि एक अल्प सुकृता का बताया और ज्वाइंट पेन, उन्होंने कहा कि इस ज्वाइंट में पेन भी होगा और हल्कापन भी होगा। ये स्पेसिफिक लक्षण आपने सुश्रुत ने जोड़ा।
और बागभट्ट जी का उसमें बस थोड़ा सा और योगदान हो गया। उन्होंने कहा कि एकाएक जब मज्जा धातु पे ही पूरा बॉडी हमारा बोन पे टिका है, बोन के अंदर हमारा पूरा मेद से भरा हुआ हमारी मज्जा पे टिकी हुई है, अगर मज्जा धातु की हमारी क्षय होगी तो वहां उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक और जोड़ दो कि एकाएक भ्रम, भ्रम समझते हैं, भ्रम, भ्रम भ्रमित होना, तो भ्रम और तिमिर, मतलब एकाएक अंधकार सा दिखेगा, सारा दुनिया ही अंधकार दिखने जैसा भी इसमें लक्षण आता है। इन लक्षणों को जब आपने देखा किसी व्यक्ति में, तो आप आराम से उसको कह सकते हैं कि भाई मज्जा क्षय हुआ है, और मज्जा क्षय में जो इसका चिकित्सा है तो वो हमारा कोई भी मीठा और तिक्त औषधि की इसमें उपयोगिता बताई गई है कि अगर मीठा और तिक्त औषधि का हम सेवन करेंगे तो मज्जा क्षय की वृद्धि हो सकती है। तो आपने तुरंत आपने एक उसका लक्षण मिला आपको, और लक्षण के आधार पे आपने डायग्नोसिस किया, और डायग्नोसिस के स्थान पे आपने ट्रीटमेंट किया। ये हमारी धातु की एक उपयोगिता है कि धातु की हमारी क्षय और वृद्धि अगर मालूम हो जाए तो क्षय वृद्धि से हम आराम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। पेशेंट की चूंकि जो स्थान दुष्य है वही खराब होती है, दोष गया, दोष रोग होने का समवायी कारण है, मतलब जब तक दोष रहेगा तभी रोग होगा, लेकिन दुष्य जो उसका स्थान है, जो स्थान उसका होगा, उसके वो अगर कहेगा नहीं कि आप भाई आप आओ, आप अगर कोई आप किसी के घर में रहने गए हैं और अगला कह दिया कि नहीं नहीं हम आपको नहीं रहने देंगे, तो आप कभी भी उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो वही रोग आता है जब, तो रोग आता है दोष के माध्यम से, और वहां पे धातुएं जो दुष्य हैं वो कब्जा बनाने का स्थान उसको देती है। अगर वो कब्जा बनाने का स्थान नहीं दे तो रोग नहीं होगा। तो कब्जा बनाने का स्थान में भी देखिए आपका एक वहां पे ओज का या इम्यूनिटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर धातुएं कमजोर होंगी तो दोष उस पर हावी होकर कहेगा नहीं नहीं मैं कब्जा करूंगा यहाँ पे, लेकिन यदि कब्जा आपका जो धातुएं हैं मजबूत हैं, उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया, जब कब्जा नहीं होने देंगी तो उसको स्वाभाविक है कि आपको रोग नहीं होगा। यह है आपका दुष्य के सबसे बड़ा जो रोल होता है। इसीलिए पूरा दुनिया देखिए, आज आप पूरी दुनिया आपके पीछे चल रही है कि भाई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अब ये ओज बढ़ाओ, ओज कोई समझता नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए अपनी भाषा में कि भाई ओज बढ़ाइए, ओज के अंतर्गत इम्यूनिटी आती है जो आपकी खुद बढ़ जाएगी। मतलब एक पार्ट हुआ उस ओज का हमारा इम्यूनिटी भी, अगर हम उसको करते हैं तो हम आराम से किसी भी रोग को रोकने में, और रोग हो गया तो उसको जल्दी ठीक करने में या उसके उपद्रव को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारा हो सकता है। अब आती है आपका मज्जा क्षय के लक्षण। आपने देख लिया कि मज्जा क्षय में ये लक्षण मिला। अगला हमारा जो मज्जा वृद्धि की है कि मज्जा वृद्धि अखिल का मज्जा क्षय का एक लक्षण होगा और मज्जा बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो मज्जा वृद्धि में खाली बस एक ही है कि मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, अर्थात पूरे बॉडी और आंखों में भारीपन जब दिखने लगे तो आप जानिए कि मज्जा वृद्धि। कोई कहेगा भाई शरीर में बहुत भारीपन लग रहा है साहब, बहुत भारीपन लग रहा है, आंखों में भारीपन लग रहा है, तो ये मज्जा की हमारा एक स्पेसिफिक लक्षण है। और इसमें हमारे एक आचार्य बागभट्ट जी खाली ये जोड़ दिए कि मज्जा वृद्धि से हमारी शरीर में लालिमा होती है और जॉइंट में दर्द भी करता है। ये दो उन्होंने कहा कि अगर क्षय होगा तब पे भी जोड़ों में दर्द होगी, और अगर वृद्धि होगा तब पे भी जोड़ों में दर्द करेगी। ये हमारे मतलब बागभट्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, जोड़ों में दर्द भी होगा। अगर इसमें हमारा किया गया तो जोड़ों में दर्द भी किया गया, दर्द भी होता है, लालिमा, दर्द। कुल मिलाकर के आपने देखा कि खाली अगर वृद्धि मज्जा का देना हो तो शरीर में भारीपन, आंखों में भारीपन और लालिमा के साथ जॉइंट पेन हो सकता है। ये चार लक्षण आपको स्पेसिफिक मिले मज्जा की वृद्धि में। तो आपको स्पष्ट हो गया कि ये रोग हमारा मज्जा का है या अस्थि का रोग हमारे पास है या रस धातु की है। अगर इतना आपने डायग्नोस कर लिया तो आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत इजी होता है, ट्रीटमेंट करने में आपको बहुत ही इजी होगा। और आपका मूल उद्देश्य क्या है? खाली पेशेंट को ट्रीट करना। पेशेंट अगर आपका ट्रीट करने के लिए आपको ये बातें जाननी, इसीलिए
इस हमारे पहले प्राप्त में अक्सर पहले हम लोग होता था कि यार ये सब क्या पढ़ने गए हम लोग, क्या जरूरत थी पढ़ने के लिए। जब पढ़ाई शुरू होती थी यही होता था कि यार इन सब पढ़ने की हमारी क्या वैल्यू है। तो पढ़ाई के साथ में इनका यही उपयोगिता है कि हमें रोगों से, आज इतने भयावह रोग में पूरा दुनिया में देख रहे हैं कि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन निर्देशित किया कि आयुष का बचाव जो पोर्टल में दिया गया है, आप लोग उसका सेवन किए। इतना दुनिया के लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उस पोर्टल को यूज किया कि पोर्टल ही बैठ गई बेचारी आपकी, आयुष का पोर्टल ही बैठ गया, क्रश कर गया पूरा पोर्टल ही हमारा। मतलब इतना डिमांड पूरी दुनिया की तरफ से आपकी तरफ अपेक्षाएं हैं। जो छात्रों का बार बार होता था नहीं कि यार सब इसकी हमारी क्या उपयोगिता है, हमें सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। आपके ये जब पेशेंट सामने आता है तब आपको अगर ज्ञान रहेगा तब इसका मजा आता है कि आखिरकार हमारा ये पढ़ाई कितना उपयोगी है जो हमने पढ़ा था अच्छी तरह से। अब आपका लास्ट पार्ट हमारा आता है कि मज्जासार पुरुष के लक्षण क्या है। सार का मतलब उस धातु का सार रूप, मतलब जो एक मेजरिंग पैमाना है कि ये हमारी सबसे बेस्ट मेजरिंग पैमाना है। तो उसमें लिखे हैं कि पतले अंग वाले बल युक्त, मतलब अंग नॉर्मल बॉडी आपका रहेगा, बहुत मोटा ना बहुत पतला, और बलशाली, अच्छी वर्ण होगी उनकी, आवाज स्निग्ध होगा, शरीर की जो जॉइंट्स हैं वो मोटे, अच्छे मोटे रहेंगे, जॉइंट्स उनके मोटे रहेंगे, बड़ी एवं गोलाकार, मोटा बड़ा और गोलाकार उनकी जॉइंट्स होंगे। इस प्रकार का जो व्यक्ति मज्जासार का होगा वो दीर्घायु, मतलब पूरा आपका 100 साल तक जो हमारा कहा गया है कि जीवे में श्रद्धा सतम, उसको पूरा करता है, अच्छी बलशाली होता है, विज्ञान संपन्न, मतलब ज्ञान के साथ में विज्ञान, पूरा दिमाग लगना होता है, धनी, संतान युक्त और आदर के पात्र होते हैं। तो पिछले वाले सार में मैंने जब आपको अस्थि सार पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एग्जांपल दिया था कि हनुमान जी की जो पर्सनालिटी है वो मुझे लगा था कि भाई कंधा और सिर बड़ा हो, उत्साही हो, इस तरह से अस्थि सार के पुरुष में हमने बताया था। और आज का जो आप मज्जा सार का हमें लग रहा था कि भगवान राम की जो, देखिए कि न बहुत मोटे हैं न बहुत पतले हैं भगवान राम, और उनके जो लक्षण हैं ये सब शरीर में, वो आपके इनसे कुछ मज्जासार पुरुष से मिलते जुलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी हमें ये सब लक्षण, मैंने इसलिए एग्जांपल दे देता हूं कि अक्सर जब हम लोग याद करने का तरीका, एक तो संस्कृत की होती थी तो लोगों को, छात्रों में लगती थी कि संस्कृत में पढ़ना, हम अंग्रेजी के छात्र हैं तो संस्कृत में अगर आपको एक बार याद हो गया तो जल्दी भूलती नहीं। ये संस्कृत में आचार्यों ने इसलिए इसका परिकल्पना किया था। आज देखिए कि कंप्यूटर साइंस भी आपको बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है ये संस्कृत को। उसी तरह से हमारा दिमाग में भी अगर एक बार आपको संस्कृत पकड़ लिया, दिमाग में याद हो गया तो जल्दी भूलता नहीं। इसीलिए सूत्र रूप में आचार्यों ने संस्कृत में इसकी व्यवस्था किया हुआ था। इसलिए आपका आज जो मज्जासार के आपने देख लिया कि पतले अंग वाले, बलयुक्त होंगे, वर्ण एवं स्वर स्निग्ध होगा उनका, शरीर की संधियां मोटी बड़ी एवं गोलाकार संधियां होंगी। इस प्रकार व्यक्ति जो होगा वो दीर्घायु होगा, बलशाली होगा, विज्ञान संपन्न होगा, धनी, संतान युक्त एवं आदर के पात्र। ये सब देखिए सारे गुण भगवान राम में दिखते हैं, सारे गुण भगवान में दिखते हैं राम में, जितना मैंने आपके मज्जासार के बारे में बताया। तो आपने देखा कि मज्जा की पूरा आप निरुक्ति जाने, स्थान जाने, मात्रा जाने, पंच महाभौतिक संगठन जाने उसमें, और लास्ट में इसमें क्षय और वृद्धि हुआ। और क्षय वृद्धि में जो स्पेशली जो चिकित्सा बताई गई है कि इनकी चिकित्साएं क्या किया जाए, तो वो चिकित्सा के बारे में भी यहाँ बताया गया। आज आपका मज्जा धातु का पूरा टॉपिक हमारा कवर किया हमने आपको ऑनलाइन के थ्रू ही। और अगला जो एक हमने बनाया है इंट्रोडक्शन ऑफ धातु इन आयुर्वेदा, एक छोटा सा मैंने ब्रीफिंग करने का प्रयास किया है उसके पीपीटी के माध्यम से। तो अगला आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि आखिरकार इंट्रोडक्शन ऑफ धातु इन आयुर्वेदा का बनाया कि आखिरकार दिमाग में आपके बैठेगा किस तरह से। हेलो हेलो, Yes, sir.
आवाज आ जी सर, आवाज आ आ रही? रहा है। तो आपका ये जी सर। मज्जा धातु खत्म हुआ आपका आज, फिनिश। ठीक है, अगला अगला एक इंट्रोडक्शन ऑफ धातु इन आयुर्वेदा का छोटा सा मैंने दिया कि एक समरी आपके पास रहे, जिससे आपको उतनी बातें कम से कम याद रहे। ठीक है, यस सर। तो आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा में ये देखिए कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है कि हार्मोनी अमंग दीज थ्री कंपोनेंट इसेंशियल मेंटेन द हेल्थ। फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी आपका शारीर हुआ। ठीक है, आवाज बंद कर दें, म्यूट कर दें आप लोग। हेलो हेलो, सर हाँ, आवाज म्यूट कर दें। ये प्रतिभा प्रदर्शनी का हो नहीं पा रहा लगता लिंक क्या। हाँ, तो फिजिकल बॉडी आपका शरीर हुआ, शरीर के दोष, धातु और मल तीन हुए। देखिए दोष का मतलब हुआ एक बायो एनर्जी कहते हैं, परंतु मेरा एक दोस्त के बारे में अलग से अपना विचार है। किसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है? हेलो, आवाज किसी की डिस्टर्ब कर रही है? तो सुधा माइक बंद कर ले, सुधा माइक बंद कर ले। हाँ हाँ, दीपक कुमार बंद कर रहा है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका फिजिकल बॉडी इन शरीर हुआ, जो दोष का एक बायो एनर्जी लोगों ने कहा, किसी ने धातु को टिश्यू कहा, किसी ने वेल को वेस्ट प्रोडक्ट कहा। बट दोष का मतलब अगर आप देखें तो ये है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म बिना दोष के नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो हमारा एक दोष हुआ। दूसरा धातु का धारणा धातु आपने कहा ही कि जो धारण करने वाला बॉडी का स्ट्रक्चर आदि पूरा जो मेंटेन है। और मल का हुआ कि जो इससे बॉडी में हमारा पंचमहाभूतों का आहार लिया और बाहर निकालने का पूरा जो बाहर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट। रनिंग आउट ऑफ टाइम, अपग्रेड। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही। जी सर। अच्छा, अपग्रेड करने का है। ये आपके तीन हुआ, दोष, धातु और मल हुआ। एंड नेक्स्ट देखिए कि आपका जो है सर स्लाइड अच्छे से नहीं दिख रही है सर। अच्छा, इसको छोटा करो और जरा, एक सेकंड, इसका एक हमें पिक्चर जस्ट मिनट हम दिखा रहे हैं सर, अब ठीक है। हाँ ठीक है, और छोटा करो साइज हल्की से। यस सर। दिखाओ उसको, खोलो उसको, स्किन करो, दिख रहा है ना? बोले उसको, हाँ उन्हें बोला बच्चों छात्र वाला स्टूडेंट की वो चल कर दो। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक, तो ये आपके त्रिदोष हुए। त्रिदोष हुआ मतलब एक आ रही पूजा कुमारी। हाँ, इसका छोटा साइज और नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, नीचे कर दो, नीचे ला दो। जस्ट मिनट, हाँ ठीक, अब आ रहा है साफ ना? आ रहा है स्लाइड? जी सर। ठीक। तो आप देखो त्रिदोष हुआ बायो एनर्जी। त्रिदोष आपका बायो एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बात प्रिंसिपल मूवमेंट आप पहले पढ़े होंगे। ठीक है, एंड पित्त प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कफ प्रिंसिपल ऑफ यूनियन स्टेबिलिटी। अलर्ट्स ऑफ लोगों का अपना अपना आता रहता है। ठीक है, इस पे विचार करना उचित नहीं है। और त्रिदोष के बाद में आपका आता है बॉडी टिश्यू। अब देखिए टिश्यू हमारा जो स्पेशली काम है टिश्यू पे, बॉडी टिश्यू सपोर्ट एंड पिलर्स ऑफ आवर बॉडी। अब आपका जो बॉडी का मतलब पूरा बॉडी खड़ी है ना, स्ट्रक्चर आपका इसी स्ट्रक्चर पे ही हमारे खड़ी हुई है। और ये आपका सपोर्टर एंड पिलर्स ऑफ द बॉडी बाय द यूज ऑफ द
टिश्यूज आपका है। एंड नेक्स्ट आप देखिए कि 3 पिलर्स आपके कौन थे, वात पित्त कफ थे। 3 पिलर्स हमारे जो थे वात पित्त कफ थे, और 3 सब पिलर जो बॉडी के थे वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, आहार निद्रा जो ब्रह्मचर्य है ये हमारे धातुओं को पुष्ट करता है। आहार के द्वारा धातु पुष्ट होती है हमारी। अगर आहार अच्छा नहीं लेंगे तो धातुएं हमारी पुष्ट नहीं होंगी। इसीलिए हमारे कहा गया है कि आहारम महा औषधि। अगर आहार आप ले रहे हैं, इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं हो सकती हमारी। कि आहार मात्रा अग्नि बल अपेक्षणी, जितनी आपकी खाना पचने में यूज हो रहा हो उतना ही आपका आहार ले करके। एक ठीक है, एक कोई प्रमोद कुमार है, जुड़ नहीं पा रहा, ट्राई कर रहा है जुड़ने का, प्रमोद कुमार। ठीक, ये आपका एक सिंपली आता रहता है जो कॉमन देते रहते हैं लोग, बट इट इज नॉट करेक्ट। हमने देखा कि लोगों में कि बोन्स है, बोनी जॉइंट, दिस इज नॉट गुड आंसर। ब्लड स्वीट्स कह दिया किसी ने रस मेद फैट, इस तरह से सोच सकते हैं कि ये इस तरह से थोड़ी बहुत, मतलब कहा है कि एक बात बहुत बड़ा बृहद हुआ, उस बात में बोन का भी एक पार्ट होता है और बोनी जॉइंट्स और ये सब होते हैं। बट बात के बारे में अगर देखेंगे तो बात का हर स्थान पे अलग अलग काम है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम बात का मतलब बोनी है पार्ट हुआ। लेकिन जो आपका अगला यह है दोष दुष्ट से समूर्छना, क्या होता है दोष गया, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि दोष गया और दुष्ट ने जगह दिया, तभी दोष और दुष्ट से मिल करके आपस में रोग उत्पन्न करने की। समूर्छना मतलब मिलना, आपस में मिलना। जब ये मिलते हैं तभी पैथोलॉजिकल रिलेशन होती है। अगर दूसरे ने मना कर दिया, कोई आपको गंदगी सिखा रहा है और आप नहीं सीखे, आप क्या हुआ, सीखने वाले धातु हो गए, सिखाने वाला कोई दोस्त बाहरी व्यक्ति आया और आपको सिखाना शुरू किया। इसलिए संरचना वहां तभी हो पाती है जब वो दोष आपके ऊपर हावी हो करके, या तो कमजोर रहे, हड़का के कहने नहीं 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 मैं तो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, और या आपका जो मजबूत है तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और उनकी बातों को नहीं मानेंगे। इसीलिए कहा गया है कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। क्योंकि जब आप जाएंगे शरीर की उत्पत्ति में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि शरीर का जो परिभाषा दिया है, तो वहां दिया है तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार, पंचमहाभूत के विकार। तो पंचमहाभूत के विकार जो निकलते हैं पंचमहाभूत से, ये दोष धातु और मल होते हैं। और इन दोष धातु मलों का जो पोषण होता है वो हमें आहार से मिलता है। आहार ही हमारा डिवाइड करके इनका पोषण करती है, जो जिंदगी भर हमारी सुखमय लाइफ चलती रहती है। अगर इनमें कोई समस्या आती है तभी रोग उत्पन्न हमारा होता है। अगर हम इन तीनों को मेंटेन करें, तेस्मात् शरीरे दोषादि मूलम यथा वृक्षादीनाम संभव ऐसा प्रलय सुमूलम प्रधानम था शरीर स्याद इतर चक्र। मतलब उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण ये तीनों होते हैं। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, चाहे प्रलय का एक कारण, तीनों ही हमारे दोष धातु और मूल होते हैं। इसीलिए इनको मूलभूत कहा गया, इसीलिए इनको मूलभूत दोष धातु मलमूलम ही शरीरम कहा गया। निरुक्ति धारणा धातु पहले भी आपको पढ़ा जा चुका है, एक हमने कहा रिवीजन कर दें पूरा पीछे से आपका, कि निरुक्ति धारणा धातु कहा गया, संख्या इनकी 7 हो गई। रस अश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु है, ये 7 आपके धातुएं होंगे। इनका देखिए ही है कि देखिए रस है, रक्त है, ठीक है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, ये पूरा आपका एक तरह से निकला रस धातु। ठीक है, आमाशय से पार्ट से हमारा निकला यहाँ ग्रहणी का। यहाँ थोड़ा सा देखिए कोई जिसने नीचे आप देखिए कि जब रस निकलेगा यहाँ आमाशय पार्ट के नीचे ग्रहणी एरिया से निकलेगी रस धातु, और वो सीधे ये इस तरह से पूरा चक्र के रूप में घूम करके चलता रहता है। पूरे बॉडी का मैकेनिज्म है जो ये सारे धातुएं हैं। इनका एक सिंपल एग्जांपल के रूप में दिखाने का कि प्लाज्मा कोई कहता है, बट इट इज नॉट प्लाज्मा। हम बार कहते हैं कि जो हम उसका कोरिलेशन करते हैं, इट इज नॉट गुड वे। कोरिलेशन में हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इट इज एग्जैक्टली दिस इज, ये इट कैन बी, ये ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट करेक्टली दिस टाइप ऑफ आंसर। रोग के कारण में आप देखें कि अगर रोग होने का हमने पहले बताया आपका कि दोष से स्रोत से अग्नि 4 फैक्टर होते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, आप जरूर याद रखें कि भाई आखिर का
स्रोतस भी एक रोग उत्पन्न होने में, जब आपका दोष गया, दुष्य का स्थान लिया, लेकिन दुष्य के अंदर क्या है, दुष्यों के अंदर में स्रोतस और अग्नि है। तो स्रोतस और अग्नि जब तक दूषित, ज्यादा दूषित हो गई तो ज्यादा रोग खराब कर दिया, कम दूषित हुआ तो कम खराब किया। इसलिए किसी को वही अगर आप रोग फैलाएंगे तो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रोग होता है और किसी को बहुत कम रोग होता है। ये चारों फैक्टर आपको याद रखना होगा कि आपके कोई भी रोग होने के कारण में दोष होते हैं, दुष्य होता है, स्रोतस और अग्नि। इसीलिए अग्नि आपका जो सेलुलर लेवल पे, लास्ट लेवल पे अग्नि होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अभी कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के मैनी लोग हैं जो ठीक कर सकते हैं, कि डीएम कर सकता है, एसएसपी कर सकता है, ठीक है, सरकारें कर सकती हैं रोकने के, लेकिन जो लास्ट आदमी है वो अग्नि है। अगर आदमी अपने घर में स्टे होम में नहीं है, बाहर निकलेगा तो रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए मूल व्यक्ति का है कि जो आपका अग्नि है, अगर अग्नि खराब नहीं हुई तो रोग नहीं होगा। अब अग्नि का इसीलिए कहा गया कि रोगा सर्वे मंदाग्नो, एक तो रोग होने का मंदाग्नि कारण हो गया। दूसरा कहा गया अग्नि का उपयोगिता आप जाएंगे कि शांतैनो मृते अग्नि युक्ते चिर जीवत नामयः रोगी स्याद वैकृतम तस्मादि मूलम संदिच्यते। कि अगर शांतैनो मृत्यु अग्नि, अगर अग्नि शांत हो गई तो मृत्यु हो गई। युक्ते चिर जीवत नामयः, अगर आपने सही तरह से उसका खाने का, अग्नि को मेंटेन करके पूरा लाइफ चले तो पूरा लाइफ आप रोगी नहीं होंगे। रोगी स्याद वैकृतम, अगर आप विकृत हुई अग्नि तो रोग उत्पन्न हो गया। तस्मादि मूलम संरुच्यते, इसलिए अग्नि को यहाँ पे मूल कहा गया कि रोग उत्पन्न में और रोग खत्म होने में अग्नि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर अग्नि का, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि व्यक्ति अपने घर में स्टे होम में है, कहा गया कि संक्षेपतः क्रियायोग निदानम परिवर्जनम, जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को डीएम बहुत चाहे, लेकिन अगर व्यक्ति घर में से निकल रहा है, इसके बीच में कई रास्ते हैं, तो रोग उत्पन्न कर देगा, कोरोना आ जाएगा। इसलिए आप अपने घर में रहें, मतलब अग्नि की तरह आपका प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अग्नि की तरह जो मूल, मतलब सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है पहला सेलुलर लेवल में, उस मेटाबॉलिज्म में अग्नि उसकी सही काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत दोष आएगा, दूषित होने का प्रयास करेगा, स्रोतस, मतलब इन चारों का रोल